हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.5 संख्याओं के साथ खेलना। तो विद्यार्थियों, हम इस प्रश्नावली को बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे। आइए शुरू करते हैं। कक्षा 6 विषय गणित प्रश्नावली 3.5 संख्याओं के साथ खेलना। सवाल 1, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। जो 3 से विभाज्य है, क्या वे 9 से भी विभाज्य होती हैं? तो ये कथन क्या है? असत्य। बी, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। जो संख्या 9 से विभाज्य है वो 3 से भी विभाज्य अवश्य होगी। ये कथन सत्य है। सी, एक संख्या 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। बताइए, 18 से विभाज्य होती है यदि वह 3 व 6 दोनों से विभाज्य हो। तो ये कथन असत्य है। डी, यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से भी विभाज्य होगी। 9 और 10 सहभाज्य संख्या है, इसलिए 9 का गुणा 10 से 9 दाए 90, तो वह संख्या 90 से भी विभाज्य होगी। ये कथन सत्य है। कि यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। ये कोई आवश्यक नहीं है, तो ये कथन असत्य है। एफ, 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। 4 से विभाज्य सभी संख्या 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन असत्य है। जी, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जो 8 से विभाज्य है वे सभी 4 से विभाज्य होनी चाहिए। ये कथन सत्य है। एच, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आई, यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये कथन असत्य है। विद्यार्थियों, हमने ये सत्य और असत्य कथनों के बारे में समझा। हमें इन कथनों के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। आप अपने अध्ययन में इसे शामिल करें कि कथनों को आप समझने का प्रयास करें। सवाल 2, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखिए। ए, 60, 60 के दो गुणनखंड 6 गुणा 10, 6 दाए 60। ऐसे ही 6 के गुणनखंड लिखने हैं 2, और यहाँ पे कितना आएगा? 2 तिया 6, तो यहाँ आएगा 3, 2 तिया 6। 10, तो यहाँ कितना आएगा? 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। आया समझ में? ये एक गुणनखंड वृक्ष है। बी है 60 है, 60 के गुणनखंड है 30 गुणा 2, 30 दूनी 60। 30 के गुणनखंड करेंगे 10 गुणा 3, 10 तिया 30। अब 10 के गुणनखंड करेंगे 5 गुणा 2, 5 दूनी 10। आ गया समझ में?
सवाल 3, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में, किसमें? अभाज्य गुणनखंडन में तो विद्यार्थियों, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? हम इसका उत्तर लिखेंगे, एक और स्वयं उसी संख्या को सम्मिलित नहीं किया जाता है। हम लिखेंगे, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में एक व स्वयं वह संख्या गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। समझ में आ गया? एक व स्वयं वह संख्या, उनको सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला सवाल नंबर 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। विद्यार्थी, आपको ध्यान में होगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 बार 9 लिखना है, 9,999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब हमें इसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है, तो हम इनके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए 9,999, तो हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। आपको क्रमशः अभाज्य संख्या ध्यान में होनी चाहिए। सबसे छोटी 2, 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इकाई अंक देखने से पता चल गया। अब हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि सभी अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, पुनः 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ 1 2 3 4, तो अब यहाँ 3 का भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ 11 का भाग जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा। के बाद में 11 का भाग जाएगा, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, तो 0 बार जाएगा, फिर 11 एकम 11। यह भाग आप समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ गलती कर देते हैं। 11 का भाग 1111 में देना है, तो पहले हम 2 अंकों में भाग देंगे। 11 का भाड़ा एक बार 11 एकम 11, 11 में से 11 घटाएंगे 0, ऊपर से उतारेंगे 1, उतारते ही हमें भाग देना है, ऊपर से उतारा भाग देना है, तो ऊपर से आपने 1 उतारा, एक जो संख्या बने उसमें भाग देना है। 11 का भाग 1 में देंगे तो 0 बार भाग जाएगा। 11 का भाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 का 1, फिर ऊपर से हम 1 उतारेंगे,
11, 11 का भाग 11 में देंगे, 11 एकम 11, 11 में से 11 घटाएंगे 0, यानी 101 आ रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी या 11 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाग देना भी आपको अच्छे से आना चाहिए। अब 101 क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसमें 101 का भाग ही जाएगा। 101 का भाग 101 में देंगे, एक बार जाएगा। जब एक आ जाए तो ये जो संख्या है इनको गुणे के रूप में लिख देते हैं, तो वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं हम इस प्रकार से। 9,999 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आ गया? विद्यार्थियों, इस प्रकार से 9,999 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101, ये हमने इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया। अगला सवाल, सवाल 5, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त कीजिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सॉल्व कर लेते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो आपको एक लिख के बाकी अंक बच रहे 4, तो 4 आप जीरो लगा देंगे। एक लिखे, 1 2 3 4, इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसे हमें अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। हम इसके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। इस प्रकार से 10,000 में सबसे पहले इकाई अंक 0 है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे, 2 पंजा 10, फिर 3 0, 5,000। 5,000 में वापस 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 1 बजा, 2 पंजा 10 और 2 0, 2,500। फिर 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 पंजा 10 और 1 0, 1,250। फिर 2 का भाग, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजा 10, 625। अब यहाँ 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम 3 का देखेंगे, 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। अब हम किसका भाग देंगे? अब हम देंगे 5 का भाग। इकाई 5 है, 5 का भाग चला जाएगा, 5 का भाग 5 एकम 5, 1 बचा, 2 उतारा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजा 25, 125। फिर 125 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 2 5 पंजा 25, हाँ 25, 25 में 5 का भाग देंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5 का भाग 25 में, 5 पंजा 25 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग देंगे एक बार। तो इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंडन किए। अब हम इसको लिख देंगे 10,000 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार 2, उसके बाद गुणे के रूप में 1 2 3 4, 4 बार 5, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसको हमने अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा 10,000 को। तो आपको इसका अभ्यास करना है समझ में? अगला सवाल, सवाल नंबर 6, 1,729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध है तो लिखिए। 1729 के हमें अभाज्य गुणनखंडन करने हैं, तो लिखेंगे 1729 हम इसके अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 3 के भाग के लिए 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 12 और 7 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम 5 का देखेंगे, 5 का भी इसमें नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 9 है। तो अब 7 का देखेंगे, 7 का भाग इसमें 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 या 21, 3 बचेगा और 7 चौक 28, 4 बचेगा और 49, 7 49, 7 का भाग जा रहा है इसमें, तो हम 7 का भाग देंगे। 7 दूनी 14। आप भाग अगर यहाँ नहीं दे सकते तो आप अलग से भाग दे सकते हैं, आपको भाग का अभ्यास होना चाहिए। 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटाएंगे, 3 बचेगा, 2 उतारेंगे, 42, 32 और 7 चौके 28, 4 बार। विद्यार्थियों, लाइट की वजह से थोड़ा मिस हो रहा है, ध्यान रखें। वापस इसी सवाल को 1729 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, 17 में से 14 घटाएंगे, 3, 3 के पीछे 2 उतारेंगे, 32, 7 चौके 28, 32 में से 28 घटाएंगे, 4, 4 के पीछे 9 उतारेंगे, 49, 7 का भाग 49 में देंगे, 7 सत्ता 49, 247, 247 में 7 का भाग देखेंगे, 7 या 21, 3, 7 बजे 35, 2, तो यानी 7 का भाग अब नहीं जा रहा है। अब हम देखेंगे 11 का, 7, 2, 9 और 9 में से 4 घटाएंगे, 5, इसमें 11 का भाग भी नहीं जा रहा है। अब हम 13 का भाग देखेंगे, 13 का हम 13, 24 में 13 घटाएंगे, 10 और 7 उतारेंगे, 107। देखिए 13 का भाग देखते हैं, 24 में 13 का भाग 247 में 13 का भाग 24 में, 13 का 13, 24 में से 13 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 3 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 11 और ऊपर से उतारेंगे 7, 117, 13 का भाग 117 में देंगे। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लें, 247 में 13 का भाग देंगे, फिर 13 का भाग 117 में, 13 104, 13 में 117, 9 बार 117, 117 में 117 घटाएंगे 0, यानी 19 बार भाग जा रहा है। तो 13 का भाग इसमें जा रहा है, हम दे देंगे कितनी बार जा रहा है, 19 बार। और 19 चूंकि अभाज्य संख्या है तो 19 में 19 का भाग ही जाएगा, 19 का भाग 19 में देंगे 1 बार। अब हम इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे, 1729 बराबर 7 गुणा 13 गुणा 19, 7 गुणा 13 गुणा 19, ये हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया। आरोही क्रम में तो ये 7 13 19 आरोही क्रम में ही है। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में यदि कोई संबंध हो तो लिखिए। अब इनके बीच में आप संबंध पता कीजिए कि इनके बीच में क्या संबंध है। 19 में से 13 घटाएंगे 6 और 13 में से 7 घटाएंगे 6, यानी इनके बीच में दो क्रमागत जो अभाज्य गुणनखंड है उनका अंतर 6 है। तो हम लिख सकते हैं दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों के बीच 6 का अंतर है। यहां दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडन
के बीच अंतर 6 है। समझ में आ गया? बीच में अंतर कितना है? 6 है। ये था सवाल नंबर 6। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। 3 क्रमागत जो गिनती की संख्या है, उनमें 3 लगातार आने वाली संख्याओं का गुणनफल हमेशा 6 से विभाज्य होता है। हमें इस कथन को कुछ उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करना है। हल करेंगे। हम कुछ क्रमागत संख्याएं लेंगे, जैसे कि 1 2 3 ले सकते हैं। 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2, 2 का गुणा 3 से करेंगे 2 3 6, 6 से विभाज्य है। और क्रमागत संख्या और भी आप ले सकते हैं, जैसे आपने 7 8 9 ले लिया। 7 8 9 इनका गुणा करेंगे। 7 8 56, 56 का गुणा 9 से करेंगे। 9 6 54 और हाथ से लगा 5, 9 5 45, 45 और 5 विद्यार्थियों, आज लाइट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो हम कोई सी भी 3 क्रमागत संख्या लेंगे, उनका गुणनफल करेंगे और हम उसको देखेंगे। 1 गुणा 2 गुणा 3, 1 का गुणा 2 से करें 2, 2 3 6। ऐसे ही हम और लेंगे। 5 6 7 हम ले सकते हैं। 5 6 30, 30 का गुणा 7 से करेंगे। 7 का 0 से 0, 7 का 3 से 7 या 21, 210। इसे आप और भी संख्या ले सकते हैं। 9 10 11, 9 10 11 इनका गुणा करेंगे। 11 99, 99 का 10 से गुणा करेंगे 990। ऐसे हम और ले सकते हैं। 17 18 19 ले लीजिए आप। 17 18 19 इनका गुणा कीजिए। 17 का 18 से गुणा करना है। 7 8 56, 56 का 6, अस्सी लगा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12। फिर 1 का करेंगे। 1 8 से 8 और 1 का 1 से 1 जोड़ेंगे 6, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 2 और 1 3, 306। 17 का 18 से किया 306। अब हम 306 का गुणा 19 से करेंगे। 306 का गुणा 19 से करेंगे। 9 6 54, 54 का 4 हासिल लगा 5, 9 का 0 से करेंगे 0 0 और 5 5, 9 3 27। 1 का 6 से 6, 1 का 0 से 0, 1 का 3 से 3 जोड़ लेंगे 4, 5 और 6 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 और 1 8 और 3 और 2 5, 5814। आप ऐसे ही कोई भी और भी उदाहरण ले सकते हैं। और उनका गुणा करके आप देख सकते हैं। आप और भी जो संख्याएं हैं उनको आप लेकर के उनका गुणा आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या ये सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो 6 6 से विभाज्य है। 210 इकाई 0 है, 2 से विभाज्य है। और 2 और 1 3, 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से विभाज्य भी होगी। 990 2 से विभाज्य है। 9 9 18 यानी 3 से विभाज्य भी है, तो ये 6 से विभाज्य भी होगी 990। 5814 इकाई 4 है, तो ये 2 से विभाज्य होगी। और अंकों को जोड़ेंगे 4 1 5, 5 और 5 10 और 18 3 से विभाज्य है, तो ये
3 से विभाज्य भी है तो यानी 6 से विभाज्य भी होगी। यहाँ सभी 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है वह 6 से विभाज्य हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ सभी 3 या सभी गुणनफल 6 से विभाज्य हैं। सभी गुणनफल 6 से विभाज्य हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? अतः 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। सदैव 6 से विभाज्य होता है। ये स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। अगला सवाल 8वां। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण लेकर इस कथन का सत्यापन कीजिए। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है, तो आप हल कर लीजिए। कोई भी 2 क्रमागत विषम संख्या आप लीजिए, उनका योग कीजिए। जैसे कि 1 प्लस अगला क्रमागत कौन सी आएगी विषम संख्या? 3 बराबर 4। ऐसे ही आप 5 प्लस 7, 7 5 12। ऐसे ही आप लिख सकते हैं 11 प्लस 13 24। और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि 15 प्लस 17 32। ऐसे आप 19 प्लस 21 कितना हो रहा है? 40। आप 25 प्लस 27 बराबर 52। ये जो सभी संख्या है गुणनफल योगफल जो आ रहा है वो 4 से विभाज्य है, आप देख सकते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत विषम संख्या का योग 4 से विभाज्य होता है। यहाँ सभी योगफल योगफल कौन से हैं? क्रमागत विषम संख्याओं के 4 से विभाज्य है। अतः 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य 4 से विभाज्य होता है। समझ में आ गया कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। निम्न में से किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं? तो अभाज्य गुणनखंडन किसमें किए गए हैं? ये है 24 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 4। ये देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये वाला नहीं आएगा। ये 56 बराबर 1 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 7 56। यानी यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडन किए हुए हैं। सी 70 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7 7 बजे 35 35 दूना 70। यानी यहाँ पे भी ये अभाज्य गुणनखंडन किए हुए हैं। डी 54 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 9। तो ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं है। तो यहाँ पे आपको बी और कौन सा? सी
इन दोनों में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। इसका उत्तर लिखेंगे बी और सी में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। समझ में आ गया? बी और सी में अभाज्य गुणनखंडन किए गए हैं। बस इतना सा बताना था। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है। इसका संकेत दिया हुआ है 5 और 9 सह अभाज्य संख्या है। दी हुई संख्या की 5 और 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। अब ये 45 है, 45 के गुणनखंडन होते हैं, इसके जो गुणनखंड है 5 गुणा 9, 5 नम 45, या 5 और 9 सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं में आपको ध्यान में है कि उनका जो गुणनफल होता है उससे वह संख्या विभाज्य होती है। यानी ये संख्या यदि 5 और 9 से विभाज्य होगी तो ये 45 से भी विभाज्य होगी। इसका हल कर लेते हैं। 25,110 में इकाई अंक क्या है? शून्य। शून्य है, अतः यह 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य देखना है तो सभी अंकों का योग करना है। 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9 बराबर 9। तो ये 9 9 से विभाज्य है, तो यहाँ 25,110 9 से विभाज्य है। क्योंकि 25,110 5 और 9 दोनों से विभाज्य है, तथा 5 और 9 5 और 9 सहअभाज्य है। अतः 25,110 5 गुणा 9 बराबर 45 से विभाज्य है। समझ में आ गया? 5 और 9 सहअभाज्य है और ये जो संख्या है 5 से भी विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो इनके गुणे यानी 45 से भी विभाज्य है। समझ में आ गया? ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है सवाल नंबर 11। संख्या 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। यह 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। क्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? यदि नहीं तो अपने उत्तर की पुष्टि के लिए एक उदाहरण दीजिए। 18 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 2 गुणा 3 6 से भी विभाज्य होगी। क्योंकि 2 और 3 सहभाज्य संख्या है, इसलिए 18 इनके गुणनफल 6 से भी विभाज्य होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि 2 और 3 सहभाज्य है,
इसलिए 2 गुणा 3 बराबर 6। 2 गुणा 3 बराबर 6 से, या इसको थोड़ा सही कर दीजिए, इसलिए 18 2 गुणा 3 बराबर 6 से विभाज्य है। तो ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य है। किंतु यहां 4 और 6, किंतु 4 और 6 सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य क्यों नहीं? इनमें गुणनखंड 2 भी है। 4 का गुणनखंड 2 है, 6 का गुणनखंड भी 2 है, तो ये सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है तो एक संख्या जो 4 और 6 से विभाज्य है वह है 4 छंग 24, 24 से विभाज्य होगी, ये आवश्यक नहीं है। हम लिख सकते हैं, इसका उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कि 12 संख्या 12 2 व सॉरी 4 व 6 से विभाज्य है, किंतु 24 से विभाज्य नहीं है। यहाँ इसीलिए कर दीजिए, थोड़ा सही कर दीजिए। अतः संख्या 12 4 व 6 से विभाज्य है, किंतु 24 से विभाज्य नहीं है। समझ में आ गया? यानी अगर कोई संख्या है सहअभाज्य हो तो उनके गुणनफल से वह संख्या विभाज्य होती है जो उनसे विभाज्य हो। समझ में आ गया? सवाल नंबर 12 में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्याओं क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल हम ज्ञात कर सकते हैं। 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या 4 लेनी है अलग अलग, और उनसे गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी। तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या लीजिए आप। 4 भिन्न सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, कमा 4 भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी लेंगे, कौन कौन सी लेंगे? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब हम इनका गुणनफल कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। सॉरी 4 अभाज्य संख्या नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए। 2 3 3 के बाद 5, 5 और 7, तो यहाँ 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब हम ये गुणा कर लेंगे, 2 3 6, 6 पंजा 30, 30 का गुणा 7 से करेंगे, 7 या 21 210। वो संख्या कितनी आएगी? 210 प्राप्त होगी। समझ में आ गया? तो विद्यार्थियों ये हमारे सारे सवाल हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों हमने गणित कक्षा 6 में प्रश्नावली 3.5 के सभी सवालों को समझा। आप भी इन सवालों को अच्छे से समझते हुए इनका अभ्यास जरूर कीजिए। विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।